के बारे में ये कहा जाता है कि यदि ध्यान से सोचो, यदि इसमें करंट कोई गुजरना शुरू करे आई, तो यदि आई गुजरने लगेगा तो यहाँ बहुत से करंट वाले लूप हो जाएंगे, और करंट वाले लूप जो होंगे बहुत से, ये जो सारे सर्कुलर रिंग जैसे दिख रहे हैं, स्प्रिंग जैसा ये सिस्टम है, तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट करेंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हम जानते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स हमें दिखने लगेगा। और यदि फ्लक्स दिखने लगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि यदि फ्लक्स वेरी करेगा, यदि करंट वेरी करेगा, तो इस लूप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होंगे वो भी वेरी करेंगे। और यदि यहां से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब फ्लक्स वहां एग्जिस्ट कर रहा होगा। और फ्लक्स डिपेंड करता है बी पे, और बी डिपेंड कर रहा है आई पे। तो यदि करंट वेरी करेगा तो ये फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स वेरी करेगा तो फैराडे लॉ के कारण आप देखेंगे कि यहाँ एक ईएमएफ आएगा। और इस ईएमएफ को हम क्या कह देते हैं कि ये ईएमएफ जो है वो हम क्या लिखते थे कि डी फाई बाई डी टी होता था, माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये जो फाई है वो आई पे निर्भर करता है, ये प्रोपोर्शनल देखते हैं माइनस डी आई बाई डी टी के। और ये ईएमएफ जब हमने कहा कि प्रोपोर्शनल होगा माइनस डी आई बाई डी टी के, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट के लिए हम ये एल टर्म। तो ये ईएमएफ जो है आप चेक करें, ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी आपके सामने आ रहा है। यहाँ जो एल होता है ना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एल कहलाता है। इंडक्टर where L is called inductance, or self inductance of the inductor। तो हम लोग क्या कह देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। बताता हूं कि यदि हम यहाँ करंट गुजरता देख रहे हैं इस इंडक्टर से, जो स्प्रिंग जैसा एक वायर का बना सिस्टम है, इसमें यदि करंट गुजरेगा तो करंट वाले वायर के कारण वहां मैग्नेटिक लाइन बनेंगे। मैग्नेटिक लाइन इस लूप से गुजर रहे हैं सारे, तो वहां फ्लक्स होगा। यदि करंट ज्यादा तगड़ी होगी तो करंट यहाँ फ्लक्स बड़ी तगड़ी होगी, मतलब फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ईएमएफ हम फैराडे लॉ से जानते हैं कि कहीं किसी लूप से एसोसिएटेड यदि फ्लक्स बदले तो वहां ईएमएफ आता है। और ईएमएफ के लिए हम लोग ये माइनस साइन बताता है कि ये करंट के बदलाव का विरोध करेगा। तो ईएमएफ जो ये होगा ना ईएमएफ, इस ईएमएफ के लिए हम लोग टर्म यूज कर देते हैं बैक ईएमएफ। इस ईएमएफ के लिए क्या टर्म हम यूज कर दे रहे होंगे, बैक ईएमएफ। अच्छा, बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो लेंज लॉ से आइडिया है हमारा, ये विरोध अपोज करता है, जिस कारण से आता है ये ईएमएफ, वो उसी कारण का विरोध करता है। अब यहाँ केवल इसी को एक देखो, न्यूमेरिकली इसका मीनिंग समझो। यदि कोई तुम्हारे सामने एक इंडक्टर दे दे, इंडक्टर में तुम्हें कह दे कि करंट यहां से गुजर रहा है 2 एम्पियर का,
और करंट जो है उसके इंक्रीज होने का रेट है उस किसी इंस्टेंट पे एट टी, किसी टाइम टी की मैं बात करता हूं, टी इक्वल्स टू एट टी, ये खास किसी टाइम टी नॉट पे ऐसा दिख रहा है, डी आई बाई डी टी दे रहा है 3 एम्पियर पर सेकेंड, और हमारे पास इस इंडक्टर का एल अवेलेबल है 2 मिली हेनरी। सर ये हेनरी क्या है? मिली तो हुआ 10 टू द पावर -3, हेनरी क्या है? तो हेनरी कहते हैं एसआई यूनिट, किसका? तो एसआई यूनिट ऑफ एल, ये ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी या कैपिटल एच से हम उसे शो करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये हेनरी क्या है? ये एसआई यूनिट है ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल के लिए, एल के लिए एसआई यूनिट है हेनरी, और आप इसे कैपिटल एच से शो करते हैं। तो आपको इंडक्टर दिख रहा है और आपसे कहा गया कि इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं ना, ये एम और ये एन, ईएमएफ बताओ एम एन के बीच कितना होगा। इस जगह ये पूछ दिया गया कि एम एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये जो लेफ्ट साइड में काले रंग में आपने लिखा देखा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि इंडक्टर में करंट है 2 एम्पियर टी नॉट टाइम पे, उसी टाइम पे करंट के बदलने का रेट है 3 एम्पियर पर सेकेंड, और ये है 2 मिली हेनरी का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसके एम और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो ध्यान से देखिए, जब हम कहेंगे इसको सॉल्व करते वक्त कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ का जो वैल्यू है वो तो हम पहले फॉर्मूला से लिखना जानते हैं, एल डी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड हमने पहले तय कर लिया, वो माइनस तो बताता है, अपोज करता है, तो एल कितना है? 2 मिली, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये जो दिख रहा है डी आई बाई डी टी वो कितना? 3, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, 10 टू द पावर -3 को यदि एम कहते हैं तो 6 मिली वोल्ट, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन सा टर्म होगा, कौन सा पॉइंट होगा। तो आपने जो ये एम और एन देखे थे, इस एम और एन के बारे में ध्यान से सोचो। करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट और ये बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगा तो ये मना करेगा, इधर मत आना। पॉजिटिव चार्ज के आने का डायरेक्शन करंट का आने का डायरेक्शन है, तो सामने यदि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम जमा करके रख दें तो वो क्या करेगा? आने वाले पॉजिटिव को मना करेगा। तो ये हायर पोटेंशियल एम की तरफ जनरेट कर देगा और लोअर पोटेंशियल एन की तरफ जनरेट कर देगा। तो एम जो होगा ये एम वाला हायर पोटेंशियल पे दिखेगा और एन वाला हमें लोअर पोटेंशियल पे दिखेगा। देखिए एल डी आई बाई डी टी आपको मैग्नीट्यूड दे देगा कि वहां कितना होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस। और हायर और लोअर पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, करंट यदि बढ़ने लगा, ध्यान से सुनिएगा, करंट यदि बढ़ने लगा तो एम वाले पॉइंट पर जो है वो हायर पोटेंशियल हो जाएगा और एन वाले पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। सर वो माइनस एल डी आई बाई डी टी में माइनस साइन किसके लिए आया है? तो माइनस साइन ये बताने के लिए आया है कि ये जो ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ है, ये अपोज करेगा उस इवेंट को, करंट के बढ़ने या घटने को, जिसके कारण ये आ रहा है। तो करंट बढ़ने लगेगा तो जिधर से करंट आ रही है उस जगह हायर पोटेंशियल बनेगा, दूसरे एंड पे लोअर पोटेंशियल। और करंट जो आ रही है वो घटने लगा तो उसको क्या करेगा? उसको अपोज करने का मतलब वो जो एम वाला पोजीशन जिधर से करंट आ रही है वहां लोअर पोटेंशियल डेवलप कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, आ जाओ बुलाएगा, तो कि उस टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल कर देगा यदि करंट घटने लगा तो। अब इस बात को अगले एग्जांपल में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2-3 एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करिए। करंट यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, इस समय जो करंट डी आई बाई डी टी है ये है -3 एम्पियर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है? ये डिक्रीजिंग करंट है, डिक्रीजिंग करंट ये बता रहा है माइनस साइन यहाँ। और एल का वैल्यू दिया गया है 4 हेनरी मान लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन।
आपको बताना है एम और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एम एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये इस एग्जांपल में हम जानना सॉल्व कर रहे होंगे। तो सॉल्व करते वक्त एक पॉइंट तो क्लियर है, माइनस प्लस के लफड़े में ज्यादा मैं पढ़ नहीं रहा, ये लिख देंगे एल डी ए बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज, और एल का वैल्यू पता है 4 हेनरी, डी ए बाई डी टी है 3, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हायर लोअर कैसे डिसाइड करें, करंट आ रहा था लेफ्ट से राइट और करंट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने लगा तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज के आने का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव जनरेट करके पॉजिटिव के आने को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो लोअर पोटेंशियल और हाई ऋतिक, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? मुकुल, अनुज? यस सर। ठीक है। अब यदि हम लोग इस बात को समझ गए हैं तो यहां देखिए ये हो जाता है एल आर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट, एल आर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट। अब एल आर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट का मीनिंग ध्यान से देख लीजिए कि यदि एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, एक मैंने बैटरी देखा और एक स्विच, तो यहां पर हम लोग T0 पर स्विच को बंद करते हैं और करंट का फ्लो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, तो एट T0 स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज्ड। और आप एट T पे देखते हैं, पहला वाला जो है एल डी आई बाई डी टी और उसके बाद आई आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले आर्म में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एल के क्रॉस और आर के क्रॉस, उनका जो सम होगा वो नीचे वाले आर्म में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बराबर होगा। यहां देखिए एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी माइनस आई आर, यहां से देखिएगा डी आई इक्वल्स टू या डी आई बाई वी माइनस आई आर इक्वल्स टू डी टी बाई एल, इंटीग्रेट करिए 0 से टी 0 से आई, ये एल एन आ जाएगा वी माइनस आई आर बाई वी, और डिनोमिनेटर में एक आया होगा माइनस आर, और राइट साइड में ये टी बाई एल। यहाँ इनको आप यदि लेफ्ट साइड में अब लिख रहे हैं, एल एन हटा देते हैं तो v माइनस आई आर बाई वी, और राइट साइड में हम देख रहे हैं e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। यहां से देखते हैं I इक्वल्स टू v माइनस v बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई एल बाई आर, और इसको ऐसे लिख देते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जैसे ग्रोथ ऑफ चार्ज बात करता था आरसी सर्किट में, वैसे एलआर सर्किट में ग्रोथ करंट आया है, वेयर आई नॉट इक्वल्स टू वी बाई आर जो मैक्सिमम करंट है, और टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर जिसको हम कह देते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो आपको ये रिलेशन ये देखिएगा, ये बता रहा है कि करंट जो है जब टाइम 0 कर दोगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। और यदि i को इनफाइनाइट t को इनफाइनाइट कर दे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा 0, i हो जाएगा आई नॉट, i हो जाएगा v बाई आर। तो यहाँ ये सीखने का मौका मिल रहा है कि यदि टाइम 0 है एट t0,
ये मैं बीच में लिख देता हूं, एट t टेंस टू 0 या t इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 0 एट t टेंस टू इनफाइनाइट, इसे कहते हैं इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट I इक्वल्स टू I नॉट इक्वल्स टू V बाई R। आप इस बात पे गौर करिए कि जब इनिशियली हमने स्विच को बंद किया तो इंडक्टर बहुत तेजी से अपोज करता है, क्योंकि वहां करंट 0 था, करंट आई होने की कोशिश कर रहा है, इंडक्टर चाहता है कि वहां से करंट नहीं जाए। यदि इंडक्टर करंट के जाने का अपोज कर रहा है बहुत ज्यादा, तभी तो करंट 0 है शुरू में। और जब स्टडी स्टेट आता है तो इंडक्टर से जो करंट जा रहा था वो अब कांस्टेंट हो चुका, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो बैक ईएमएफ खत्म हो गया, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो अब जो करंट होगा वो V बाई R होगा। कैपेसिटर के अपोजिट बिहेवियर को यहां फील करो। सीआर सर्किट में हमने क्या देखा था, कैपेसिटर शुरू में चार्ज का भूखा होता है, वो रेजिस्टेंस 0 शो करता है, और बाद में जब उसका पेट भर गया, जितना चार्ज चाहिए उसको मिल गया, उसके बाद चार्ज को फटकने नहीं देता है, नजदीक भाग जाओ यहां से। इसका मतलब है उस समय वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, जैसे सर्किट में गड्ढा हो गया ऐसा बिहेवियर बना देता है। मतलब शुरू में 0 रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में कैपेसिटर शो करता है, सॉरी, हाँ 0 रेजिस्टेंस, और बाद में इनफाइनाइट। इंडक्टर के लिए अपोजिट है सीन, कि शुरू में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सर्किट में शो करता है और बाद में 0 रेजिस्टेंस, सिंपल वायर जैसा, क्योंकि वहां से गुजरने वाला करंट कांस्टेंट होने के बाद फ्लक्स का बदलना बंद हो गया, बैक ईएमएफ खत्म हो गया, तो काहे का विरोध। हम कहते हैं बाद में इसका सिंपल वायर जैसा नेचर दिखेगा। ये है यदि बेसिक आइडिया, तो इन बारे में देखिए। यहाँ पर इंडक्टर है और यहाँ पर बैटरी है और यहाँ एक स्विच, ये 18 वोल्ट का, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 5 हेनरी। आपको बताना है कि इनिशियल करंट कितना होगा। फाइंड I, उसके बाद यहाँ I1 और फिर यहाँ I2। फाइंड I1 and I2 at t equals to 0 just after we close the switch S and second in steady state। आपको स्टडी स्टेट में बताना है और शुरू में बताना है। क्लोज करते ही करंट जो जाना शुरू करेगा, तो शुरू में इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का, तो I2 हो जाएगा 0 एट t इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं सॉल्व करते वक्त। पहला केस I2 हो गया 0, क्योंकि इंडक्टर का बिहेवियर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला, और I1 जो होगा, I किसके बराबर इसलिए हो जाएगा, I1 के, और I1 क्या कितना हो जाएगा, 18/3, 6 एम्पियर। और ध्यान से देखिएगा, इन स्टडी स्टेट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट ध्यान से देखिएगा, इंडक्टर अब विरोध करना खत्म कर चुका, उससे जो करंट जाने वाला है वो कांस्टेंट हो गया, तो 6 और 3 आपस में पैरेलल में कहलाएंगे, तो I का वैल्यू हो जाएगा 18/6 into 3/6 plus 3, that is 18/2 equals to 9 एम्पियर। I1 यदि देखना चाहते हैं तो 18/3, 6 एम्पियर, और I2 देखना चाहते हैं तो 18/6, 3 एम्पियर। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से भी देख सकते हैं, ये 9 एम्पियर हो गया।
तो इंडक्टर के एक बिहेवियर को आपने देखा डीसी सर्किट में कि ये शुरू में इसका बिहेवियर होगा कि हम नहीं जाने देंगे करंट को, और बाद में इनसे जाने वाला करंट जब कांस्टेंट हो चुका तो यह हम बैक ईएमएफ खत्म, ये विरोध करना छोड़ देगा, उसे हम स्टडी स्टेट कहेंगे। यदि इस बात को आप समझ रहे हो तो यहां देखिए एक और एग्जांपल। ट्वेंटी 24 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ स्विच है। एट T0 स्विच इज क्लोज्ड। यहां बताना है फाइंड I just after the switch is closed और in steady state। ये दो बार I के बारे में मुझे ये बताइए, डीसी सर्किट में कैपेसिटर शुरू में जो अनचार्ज है वो क्या भूखा है, चार्ज का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। और इंडक्टर में अभी कोई करंट नहीं है और करंट गुजरना चाहेगा तो वहां फ्लक्स चेंज होगा अचानक से, तो बैक ईएमएफ आएगा, वो शुरू में कहता है ना एकदम नहीं जाने दूंगा। तो शुरू में इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट और कैपेसिटर का 0। और स्टडी स्टेट की बात करो, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर को जितना चार्ज चाहिए वो खा के बैठ चुका, अब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा और इंडक्टर से जाने वाला करंट कांस्टेंट हो चुका होगा। वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। आप सॉल्व करते वक्त देखिए क्या क्या करने वाले हैं। सॉल्व करते वक्त पहला केस देखते हैं एट T0 या जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। I इक्वल्स टू हो जाएगा 24/12 एम्पियर, क्योंकि इंडक्टर से नहीं जाएगा करंट, केवल कैपेसिटर से, तो 12 ओम वाले से करंट जा रहा है। T टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा, एट T टेंड्स टू इनफाइनाइट I इक्वल्स टू हो जाएगा 24/4 6 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया और कैपेसिटर का इनफाइनाइट, तो करंट केवल नीचे वाले आर्म से जाएगा। और तीसरा एट T, एट T पे हमारे पास दो करंट दिख रहे हैं। एट T I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, एक मैंने कह दिया ये I1 और एक मैंने कह दिया I2। याद करिए I1 कैसे लिखा करते थे, अभी अभी ग्रोथ ऑफ करंट का वैल्यू पता चला। I1 आपने लिखना सीखा है V/R 1 माइनस E टू द पावर माइनस T/L/R, और I2 लिखना सीखा है ध्यान दीजिएगा V/R2 E टू द पावर माइनस T/RC। तो आपको ये कहां से आया था, देखिएगा पहला वाला I1 जो है वो ग्रोथ ऑफ करंट, I2 जो है ग्रोथ ऑफ चार्ज, और उस ग्रोथ ऑफ चार्ज को डिफरेंशिएट करते थे, उससे आ जाता था ग्रोथ ऑफ करंट, और इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए तो R1 सर R2 किसको कहोगे आप, ये आप जो आर्म है इसको आप R1 कह सकते हो, और ये L है, ये R2 कह सकते हो, ये C है। आप टुकड़े समझ में आ जाएंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे तो टी टाइम का करंट हमें पता चलेगा।
यदि हम लोग बात करते हैं एक LR सर्किट डीके ऑफ करंट, अब ये LR सर्किट में डीके ऑफ करंट का क्या सीन है, इसे ध्यान से देखना। यहां देखिए R, एक यहां देख रहे हैं टू वे स्विच जो अभी ऐसे जुड़ा हुआ है, शुरू में 1 से जुड़ा हुआ है। यहां एक सर्किट में दिख रहा है ये R0 और ये V0। तो जो यहाँ करंट कबड्डी खेलते दिख रहा होगा I0, ये देखेंगे V0 बाई R0, t लेस देन 0, और एट t0 switch is shifted from position 1 to 2। स्विच को पोजीशन 1 से 2 में शिफ्ट कर देते हैं। टी से पहले का ये कहानी है। और यदि आपने शिफ्ट कर दिया 1 से 2 की तरफ, तो अब क्या होगा कि जो करंट था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि अब बैटरी तो है नहीं। और करंट जब कम होने लगेगा तो ये इंडक्टर खुद बैटरी में बदल जाएगा। क्यों? अभी अभी आपने फैराडे को याद किया था कि जब भी किसी लूप में करंट होता है और उस करंट के कारण वहां मैग्नेटिक लाइन बना, उसके कारण वहां मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आ जाएगा। तो जब ये सर्किट को एनालाइज करते हैं, एट टी आप देख रहे हैं और ये 2 नंबर से कनेक्टेड स्विच दिख रहा है। करंट का वैल्यू अभी दिख रहा है आई, ये एल है, ये आर है, आई नॉट। तो यहां पर नीचे वाले आर्म में जो आप देखेंगे ईएमएफ एल डी बाई डी टी, और ऊपर वाले में जो देखेंगे आई आर, ये बराबर होगा। और डी बाई डी टी निगेटिव है क्योंकि करंट कम हो रहा है, तो ये माइनस साइन एक पीछे। सर इसके नीचे वाले सर्किट को आप क्यों भूल गए? अरे अब नीचे वाले सर्किट का क्या कोई यूज रहा? तो नीचे वाले सर्किट को आप यदि देख भी रहे हो तो उसका अब कोई यूज नहीं है। स्विच जब ऊपर वाले पोजीशन पर चला गया, यहाँ जो स्विच है, तो अब ऊपर वाले सर्किट में आपने लूप रूल अप्लाई किया, तो माइनस एल डी बाई डी टी ऊपर वाला आर्म और ये नीचे बीच वाला आर्म और ऊपर वाला आर्म आया। माइनस इसलिए क्योंकि डी बाई डी टी निगेटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव, एल डी बाई डी टी उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो, इक्वल टू के दोनों तरफ ये जैसा साइन होना चाहिए। तो डी आई बाई आई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आर डी टी के बराबर हो जाएगा, और ये बाई एल भी। और इंटीग्रेट यदि कर दें तो ध्यान से देखिएगा, टाइम 0 पे करंट है आई नॉट और टाइम टी पे करंट हो गया आई, तो एल एन आई बाई आई नॉट ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल। यहां से आई इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई एल बाई आर, या e to the I equals to I naught e to the power minus t by tau, time constant। तो सर ये तो डीके ऑफ चार्ज जैसा था आरसी में, वैसा फॉर्मूला आ गया। तो मैं कहूंगा उसी सिमिलरिटी से इसे दिमाग में जगह दे करके सेट करो। आरसी सर्किट में ग्रोथ ऑफ चार्ज था और डीके ऑफ चार्ज था,
और LR सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट है। यहां देखिए कि RC सर्किट और एक देखिए LR सर्किट। तो RC सर्किट के लिए पहला केस हो जाता था ग्रोथ ऑफ चार्ज और दूसरा हो जाता था डीके ऑफ चार्ज। जबकि LR सर्किट में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट और ये डीके ऑफ करंट, दूसरा केस। तो पहले केस में देखिए क्या फॉर्मूला लिखते थे आप, Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। और दूसरे वाले केस में जहां ग्रोथ ऑफ चार्ज के बाद डीके ऑफ चार्ज की आप बात कर रहे थे, वहां आप क्या लिखा करते थे, Q इक्वल्स टू Q मैक्स e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। इसी के लिखने का जो दूसरा फॉर्मेट था वो देखो, Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। Q इक्वल्स टू Q नॉट जो भी रहा हो शुरू में, e टू द पावर माइनस t बाई RC। आप यदि इसी आइडिया को फॉलो करते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट की बात करते हैं, तो I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। और यहाँ I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, या I इक्वल्स टू V बाई R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई L बाई R। और यहाँ I इक्वल्स टू I नॉट शुरू में जो भी रहा करंट, e टू द पावर माइनस t बाई L बाई R। तो ये सिमेट्रिकल है, एक को याद रखो दूसरा भी याद रहेगा। यहां पर एक छोटा सा आइडिया देखिए, यदि किसी सर्किट में इंडक्टर का सीरीज एंड पैरेलल वाला कंसेप्ट यहां बता रहा हूं, इंडक्टर इन सीरीज। ध्यान रखते हैं कि ये दो इंडक्टर बहुत दूर हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक लाइन से अफेक्टेड नहीं होते, ऐसा एजम्पशन लिया गया है। तो यहां और इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जिसमें केवल एक इंडक्टर होगा, तो उसे L इफेक्टिव कह देंगे। तो देखिए, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे, तो ऊपर वाले टुकड़े में क्या लिखेंगे, L1 di/dt प्लस L2 di/dt, ये हो जाएगा V। और इक्विवेलेंट सर्किट से क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट, उतना ही करंट का वेरिएशन, वो L di/dt। ये इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएंगे जब ये करंट का वेरिएशन सेम आ रहा हो, सेम पोटेंशियल उस भी लगाने पर। तो ये L1 प्लस L2 इक्वल्स टू L, ये लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में जैसे हम देखा करते थे वैसे ये रिलेशन दिख रहा है। इंडक्टर को जब सीरीज में देखते हैं और ये दिमाग में रखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से अलग हैं कि एक का मैग्नेटिक लाइन दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यदि करंट इफ अफेक्ट करने लगेगा तो एक और टर्म आ जाता है और वो हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी अभी हमने कोई चर्चा नहीं की है। और इन पैरेलल, इंडक्टर इन पैरेलल, तो इंडक्टर इन पैरेलल यदि कभी आप ऐसे देख रहे हैं, तो यहां इनका जब इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंगे,
इनका जब इक्विवेलेंट लेंगे, इक्विवेलेंट, ये एक इंडक्टर, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे L1 को लेके, L2 को लेके, यहां पर करंट ये है I, यहां पर गया I1 और यहां गया I2, यहां पर वही I और ये L इक्विवेलेंट वाला L। तो हम क्या लिखते कि यहां जो होता L1 di1 बाई dt, तो पैरेलल में है तो L2 di2 बाई dt के बराबर होगा। तो एक रिलेशन ध्यान रखिएगा, L1 I1 किसके बराबर हो जाता है? L2 I2 के बराबर हो जाता है। मतलब जो हम जानते थे कि करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है, वैसे ही यहां भी ध्यान रखिएगा कि आने वाला करंट यदि दो इंडक्टर में बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा। सर ये कैसे आ गया? dt dt कैंसिल कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो L1 I1 L2 I2 आ गया, तो I1 बाई I2 हो गया L2 बाई L1। तो यदि कहीं किसी सर्किट में हमें करंट कभी बांटना पड़े तो करंट किस रेशियो में बांट देंगे? जैसे रेजिस्टेंस होता था पैरेलल में तो इनवर्स रेशियो में बांटते थे। मतलब यदि हमसे कोई कहे कि I1 कितना होगा तो I1 हो जाएगा L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I, और I2 पूछता था तो L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I। तो ये इनवर्स रेशियो वाला आइडिया ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस की तरह। और अब आप ये देखना चाहते हो इक्विवेलेंट, ये क्या है? ये V के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को V कह ले। और हम इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे? ये जो L di बाई dt आए ये भी V के बराबर हो। हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या एक रिलेशन जानते हैं? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो di बाई dt बराबर हम लिख सकते हैं di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। तो di बाई dt हो गया V बाई L, di1 बाई dt हो गया V बाई L1 और di2 बाई dt हो गया V बाई L2। तो एक रिलेशन आ गया 1 बाई L इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे रेजिस्टेंस में होता था पैरेलल 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, उसी तरह ये इक्विवेलेंट जो देखेंगे इंडक्टर का, तो वो भी रेजिस्टेंस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ भी कंडीशन एक छोटा सा है कि ये दोनों इस तरह से बने हुए हैं ना इंडक्टर की, एक दूसरे के मैग्नेटिक लिंक के नहीं है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एक का बनने वाला दूसरे से नहीं गुजर रहा थोड़ा सा। तो हमारे पास एक आइडिया और कलेक्ट हो गया कि सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर रहेगा। एग्जांपल छोटा सा देख लो कि यदि आपके सामने कभी ऐसा कोई सर्किट का टुकड़ा आ गया है जिसमें करंट है 6 एम्पियर, ये है 1 हेनरी और ये है 2 हेनरी, तो कहाँ से कितना करंट जा रहा होगा? तो यहाँ से जो जाएगा I1 और यहाँ से जो जाएगा I2, तो कैसे लिखते थे? तो सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखते थे? L1 di1 बाई dt हो जाता था L2 di2 बाई dt इन पैरेलल। फिर याद कर लो L1 I1 इंटीग्रेट कर दो dt dt काट करके, तो L2 I2 हो गया। हमें पता चल गया I1 बाई I2 हो जाता है L2 बाई L1, मतलब इनवर्स रेशियो। अब देखो I1 लिख रहे हैं तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। I2 लिख रहे हैं 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 6, ये हो गया 2 एम्पियर। या I2 ऐसे भी देख सकते थे I माइनस I1, तब भी मिल जाता 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो केवल करंट का वैल्यू यदि कोई पूछ दे रहा है कहां से कितना गुजर रहा होगा किसी इंस्टेंट पे, तो ये रेशियो ऐसे इंडक्टर को लेकर के हम लिख सकते हैं।
मान लो एक सर्किट में एक इंडक्टर दिख रहा है और यहाँ पर स्विच, ये 20 वोल्ट और ये L है 5 हेनरी। तो आपको ये देखना है कि यदि मैंने एट T0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, ये कह दिया गया, तो बताओ टाइम कितना होगा कि जब ये M और N के बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये 8 वोल्ट आ जाए, तो मुझे क्या पता। तो ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, L di/dt। यहां पर इस सर्किट में हो सकता है कुछ नहीं कहा गया, तो आप इसे फॉलो करिए, मे बी वायर है, वहां रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मैं ये जानता हूं ना, L di/dt ये EMF देता है MN के बीच। तो हमने यहां यदि देखा, ये बना ही देते हैं डायग्राम में, रेजिस्टेंस R, तो हमने I का फॉर्मूला सोचा, I इक्वल्स टू V/R 1 माइनस e⁻⁻ T/L/R, और इस I का वैल्यू को डिफरेंशिएट करके यहां डाल देंगे, EMN आ जाएगा L di/dt से, EMN आ जाएगा L di/dt से। हमारे सामने एक टर्म आता है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंडक्टर having self inductance L and when current is I। ये जो एनर्जी लिखते हैं, ये लिखते हैं ½ L I²। और इसको कैसे सोचते हैं तो गौर करिए, यदि कोई इंडक्टर होता है और वहां करंट आ रहा हो I, तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू IV। ये हो जाता है D एनर्जी बाई dt इक्वल्स टू I, V के बदले L di/dt। ध्यान से सुनिए, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस M और N के क्रॉस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस जो बैक EMF है उसके क्रॉस ये I चार्ज, I करंट भीतर जा रहा है। तो यहां से जो एनर्जी आ गया, ये LI/DI इंटीग्रेट कर दिया, Li²/2 आ गया है एनर्जी। सर ऐसे नहीं पसंद आ रहा मुझे, ध्यान से सुनिए, सर्किट में कोई बैटरी है, सर्किट में कोई बैटरी है,
इस बैटरी ने वर्क किया, तो बैटरी ने क्या किया, भेजा करंट, चार्ज। तो ध्यान से देखो कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा EMN, ये L माइनस L di/dt कह रहे हैं क्योंकि वो अपोज कर रहा होगा, और इधर से जो चार्ज जाता होगा वो dq क्या हो जाएगा, I/dt। तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट चार्ज जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क डन क्या हो जाएगा, dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस mn, और ये वर्क कर रहा है बैटरी जो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, I/dt इंटू L di/dt, और वो 0 से t टाइम, 0 से I करंट बनने में जो वर्क किया गया, तो LI/di, तो 0 से I बनने में जो वर्क किया गया ये हो जाएगा हाफ LI²। आप ऐसे देख लो, जो चार्ज है उस चार्ज को भेजकर हम भेज रहे हैं, ये हम नहीं, ये बैटरी भेज रहा है, उसमें वो वर्क कर रहा है, और किसके अगेंस्ट, वहां एक बैक EMF है उसके अगेंस्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब कोई इंडक्टर होता है और इंडक्टर में करंट गुजर रहा होता है I, तो उस करंट के कारण आप देखिए यहां ऐसे करंट को गुजरता हुआ, उस करंट के कारण राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड भीतर ऐसे बनता दिख गया हमें, और इस मैग्नेटिक फील्ड के, जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां एनर्जी होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां एनर्जी होता है। तो यहाँ जो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ये एनर्जी जो आप लिखते हैं, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हाफ LI² लिखते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में रहता था, कैपेसिटर जब होता था प्लस Q माइनस Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी रहता था, और वो लिखते थे हाफ CV² या Q²/2C। और यहाँ पर जब आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होने पर ये जो फील्ड में एनर्जी है, तो उस एनर्जी के लिए लिखते हैं हाफ LI²। तो आपको ये पता चला कि यदि कोई इंडक्टर है, तो इंडक्टर में जिस इंस्टेंट पे करंट आई है, तो 0 से I बनने के बीच में वहां जो वर्क किया गया है बैक EMF के अगेंस्ट बैटरी के द्वारा, वो वहां जमा है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है हाफ LI²। एक रिलेशन और यहां ध्यान रखिए, इंडक्टर के लिए आपने क्या देखा, फॉर इंडक्टर EMF जो होता था माइनस d∅/dt, ये आपने क्या लिखा था, माइनस L di/dt। तो यहां से d∅ किसके बराबर हो गया, L di, फाई किसके बराबर हो गया, Li। तो इंडक्टर के लिए कि किसी इंस्टेंट पर यदि हम इंडक्टर के गुजरने वाला करंट है I, इंडक्टेंस है L, तो इंडक्टर से एसोसिएटेड जो हम लिख रहे होंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इंडक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इंडक्टर जो होगा ना, अरे यहाँ बहुत से लूप हैं, उनका एरिया है, उनसे गुजर रहा है ये करंट, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इंडक्टर, ये आप कहते हैं ये Li, L जो है इंडक्टेंस और I जो है वहां करंट। तो यहाँ ये टर्म आ जाता है, इसको फ्लक्स, ये इंडक्टेंस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है I, ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है L।
इस आइडिया से एल का एक और वैल्यू हमें दिखता है कि यदि टाइटली ऑन सोलेनॉइड हो, वेरी लॉन्ग, यदि इनसे करंट गुजर रहा है आई, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और बी का वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। बी का वैल्यू लिखते हैं सोलोनाइड के लिए म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में डिराइव करते हैं हम लोग, जहां एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड। आई करंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यदि मैं यहां बात करता हूं सेल्फ इंडक्टेंस एल के वैल्यू को देखने के लिए, तो यहां फ्लक्स कितना है, तो फाई को हमने देखा, एक तो एल आई लिख सकते हैं, यहां यदि हम लोग देखते हैं म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला जानते हैं बी ए, और टोटल टर्न एन है तो एन, बी लिखते हैं म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू एन, एन को एल से, एन है नंबर ऑफ टर्न, एन मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल टर्न इन एल लेंथ। एल लेंथ किसको कह दिया, यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको कह दिया एल। तो ये स्मॉल एन कितना हो जाएगा, तो स्मॉल एन हम देख रहे होंगे, यहां से देख लेंगे, स्मॉल एन हो जाएगा एन बाई एल। तो यहाँ देखिए एल से मैंने डिवाइड किया नीचे वाले लाइन में फ्लक्स के लिए, और ये हो गया म्यू नॉट एन आई एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। ए इंटू एल जो होगा इस पाइप का वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया में मैंने कहा है इस लूप का एरिया ए। तो एक लूप में जो फ्लक्स होगा बी ए, एन लूप में जो कैपिटल एन लूप में जो फ्लक्स होगा एन बी ए। ये हो गया टोटल फ्लक्स इस सोलेनॉइड से एसोसिएटेड, और उस सोलेनॉइड से एसोसिएटेड फ्लक्स के बारे में एक फॉर्मूला एल आई हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो दो फॉर्मूले आए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को रिलेट करते हैं। फाई इक्वल्स टू हमने देखा एल आई, और दूसरा देखा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। यहां से आई और आई हटा दिया, एल हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ध्यान से देखना, ए इंटू एल क्या है, ए इंटू एल है वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर। यदि ये एक सिलिंड्रिकल पाइप प्लास्टिक का लेके उस पे वायर आपने लपेटा होगा टाइटली ऑन सोलेनॉइड, तो वो जो पाइप एल लेंथ का है उसका जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ आ गया वॉल्यूम। तो L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। L इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया जो है एक लूप का, इंटू एल जो है पूरे लूप का लेंथ। ये हो जाता है एल के लिए एक और रिलेशन। तो हम ये जानने लगे कि ये एल जो होता है वो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है, उसका एरिया बदलेंगे तो बदलेगा, उसका जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो बदलेंगे तो बदलेगा, वो जो बड़ा ज्यादा लंबाई का ले लेंगे सोलेनॉइड तो बदलेगा, इस तरह से। सोलेनॉइड से रिलेटेड हमने देखे एल आर सर्किट, आरसी आप पहले देख चुके हैं, आरसी सर्किट। तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा एलसी सर्किट की भी तो कोई चर्चा करो।
और एक टर्म आ जाता है एलसी ऑसिलेशन। अब ये एलसी ऑसिलेशन को देखो कैसे सोचते हैं। प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ये T0 पे चार्ज दिख रहा है कैपेसिटर सी पे, यहाँ एक स्विच है और नीचे इंडक्टर है, और आपसे कहा जाता है एट T0 स्विच इज क्लोज्ड। यदि ये स्विच क्लोज किया गया तो स्विच के क्लोज करने पर एट टी टाइम पे हम देख रहे हैं कि यहां पर अभी चार्ज बचा हुआ है Q और करंट S से गुजर रहा है इससे होके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा। तो एट टी जो ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते Q/C और नीचे जो देखते वो LdI/dt। करंट तो अभी शुरू में ज्यादा होगा बाद में कम होगा, तो माइनस इसके साथ मैं डाल देता हूं। एक काम करते हैं, यदि आपने ये अभी ऐसे सोचा LdI/dt, तो ये हमारे पास dI/dt किसके बराबर हो जाएगा Q/LC, और I के बदले मैं लिख देता हूं यहां पर ऐसे सोच के चार्ज कम हो रहा है तो माइनस dQ/dt Q/LC। चेक करो, यहां से आ गया माइनस d2Q/dt² Q/LC, और ये आ गया d2Q/dt² माइनस 1/LC Q, या ये लिख देते हैं d2Q/dt² माइनस ω² Q, where ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। फिर से देखिए कि हमारे पास जब ये कैपेसिटर के किसी इंस्टेंट पे मैं Q देख रहा हूं और यहां से I बदलता दिख रहा है, ये इधर से चार्ज dQ जो है आकर के ऐसे इधर जाते दिख रहा है, तो यहाँ L यहाँ C, तो पोटेंशियल डिफरेंस था Q/C और ये LdI/dt था, और यहां से मैं चला आया d2Q/dt² इक्वल्स टू माइनस 1/LC और साथ में Q, और फिर मैंने लिखा d2Q/dt² माइनस ω² Q। तो क्या आपको एक SHM नहीं याद आया? SHM लाइक इक्वेशन सर, क्यों? तो याद करो ना क्या लिखते थे, d2x/dt एक्सलेशन इक्वल्स टू माइनस ω²x, d2x/dt² इक्वल्स टू माइनस ω²x, और ऑन सॉल्विंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते थे वी गेट x इक्वल्स टू a cos ω t। सर गलत बात है, हाँ आप तो बार बार a sin ω t लिखते थे। अरे यार चलो छोड़ो, या तो sin ω t या cos ω t या sin ω t + 5। तो इसी आइडिया को हम यूज करते हैं ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट q इक्वल्स टू Q0 cos ω t, since at T0 Q is Q0 cos ω t1। वो आपने शुरुआत किया था तो टाइम 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, इसलिए कॉस वाला फंक्शन यहां सेट करेगा, और वेयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कहते थे ओमेगा, वो था स्क्वायर रूट में 1/LC। तो आपको क्या दिखने लगा कि ये तो चार्ज खत्म ही नहीं होगा। चार्ज का जो है यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो इस सर्किट में चार्ज जो दिखेगा टाइम के साथ ये कॉस का फंक्शन, ये बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। सर कब तक ऐसा होता रहेगा? अरे जब फंक्शन ही है हार्मोनिक तो ये इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा, चार्ज बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा।
तो ये SHM यहाँ जैसे सोचते थे, उसमें फेजर का जो सारा यूज करते थे, उसमें सुपरपोजिशन का जो आइडिया यूज करते थे, वो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ आपके लिए अवेलेबल हो गया, आपको या तो हेल्प करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए कि एलसी सर्किट में। और यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर ये टाइम पीरियड का क्या सेंस। तो टाइम पीरियड का क्या सेंस क्या कि यदि मैक्सिमम चार्ज है तो पहले ये 0 होगा, फिर ये बढ़ करके मैक्सिमम होगा अपोजिट पोलैरिटी में, फिर से 0 होगा, अब फिर पुराने पोलैरिटी में मैक्सिमम होगा। ये जो रिपीटेशन होगा इवेंट, तो इसमें एक साइकिल के लिए जो टाइम लगा वो है टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड। ये किसी एक प्लेट के चार्ज के लिए आप बनाएंगे तो एक प्लेट का चार्ज पहले पॉजिटिव है, फिर 0 होके फिर निगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर 0 होके पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, ये हो गया एक साइकिल। तो आपके पास यहां देखना है, ये देखिए टाइम 0 पर सर्किट का सिचुएशन, यहां पर ये है Q0 प्लस माइनस और यहां कोई करंट नहीं है। और जब एक साइकिल एक 1/4 टाइम बीत गया तो यहां पर चार्ज कोई नहीं है, और यहां जो करंट है ये करंट मैक्सिमम करंट है I0, ये I मैक्सिमम है सर्किट में। और जब एक और T/4 बीता, यहां पर आ जाता है प्लस Q0, यहां माइनस Q0 और करंट गायब हो जाता है सर्किट से। और जब एक ये फिर एक और T/4 बीता, तो इसमें क्या दिखने लगा कि यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में होगा I0। और फिर जब एक और T4 बीतेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस Q0, यहाँ हो जाएगा माइनस Q0। तो इन दोनों को मैं यदि देखता हूं, नीचे कहीं जगह लेके बना दिया जाए, दो तो ये हो गए 2T/4। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, फिर यहां देखो करंट जा रहा होगा लेफ्ट से राइट, अब चार्ज नहीं होगा, ये हो गया 3T/4। और फिर दिखेगा इनिशियल वाला सिचुएशन, यहां कोई करंट नहीं होगा, 4T/4 दैट इज T। तो यहां एक पॉइंट ध्यान से देखिए, टोटल ऑसिलेशन का मतलब हो गया टोटल एनर्जी जो लिखेंगे वो एनर्जी इलेक्ट्रिक और एनर्जी मैग्नेटिक, और ये होना चाहिए कांस्टेंट, देन ऑसिलेशन पॉसिबल। और आप वो चेक भी कर सकते हो, Q = Q0 cos ω/t था, तो dQ/dt हो जाएगा Q0 ओमेगा माइनस के साथ sin ω/t, I = हो गया Q0 ओमेगा sin ω/t। और आप जब एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी लिखेंगे टोटल एनर्जी लिखेंगे तो Q²/2C प्लस हाफ LI²। अब चेक करिए Q²/2C, Q0² cos² ω/t/2C, साथ में देखिए प्लस हाफ, ये इस लाइन में तो आ नहीं रहा, नीचे लिखते हैं Q0² cos² ω/t/2C प्लस हाफ LI²।
क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के बदले 1/LC लिख दिया, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से चेक कर लीजिए तो L कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। मतलब आपने क्या देखा कि टोटल एनर्जी जो आप लिखेंगे ना किसी इंस्टेंट पे, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ LI स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c के बराबर हो जाएगा, या हाफ LI नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। I नॉट क्या है, I का मैक्सिमम वैल्यू, और ध्यान से देखिए वो कितना आया है, क्यू नॉट ओमेगा आया है, क्यू नॉट बाय अंडर रूट LC। सर कैसे आपको पता, अरे यार इस वाले इक्वेशन को देख लो, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1, तो I का मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट ओमेगा। I नॉट जो है वो क्या है, I नॉट है क्यू नॉट ओमेगा, ध्यान दीजिएगा I नॉट है क्यू नॉट ओमेगा। अब यहां से एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आता था। तो ये जो करंट है इसका रोल एलसी ऑसिलेशन में वही है जो वेलोसिटी का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखा करते थे। और वेलोसिटी लिख करके जो काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, वेलोसिटी लिख करके जो काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, वो करंट लिख करके मैग्नेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो यदि मैं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेशन इन दोनों को देखता हूं, तो जो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी था, उसके बदले ये है q इक्वल्स टू क्यू नॉट, या कॉस ओमेगा टी ही कह लो, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। और v कहां से आता था, dx बाई dt कर दो, ए ओमेगा माइनस के साथ साइन ओमेगा टी, v मैक्स कितना हो जाता था, ए ओमेगा, यहां I हो जाता था dq बाई dt। यदि ऐसा है तो क्यू नॉट ओमेगा माइनस के साथ साइन ओमेगा टी, और ये आई मैक्स जो हो जाता था आई नॉट, ये क्या हो जाता था क्यू नॉट ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी जो लिखा करते थे हाफ mv स्क्वायर, यहां मैग्नेटिक एनर्जी है ये हाफ LI स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा करते थे हाफ kx स्क्वायर, वो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। और जो रिलेशंस आपके दिमाग में काइनेटिक कब मैक्सिमम होगा, कब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, कब, वो सारा एसएचएम वाला आप इनको यहां लाके यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एनालाइज करते वक्त, एलसी ऑसिलेशन को एनालाइज करते वक्त, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले आइडिया डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं। आप जैसे लिखा करते थे v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं I इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ रिलेशन आ जा सकते हैं, जो डेरिवेशन है वो चेक कर लेंगे जैसे। तो हम लोगों ने, सर नेक्स्ट पेज पे मत जाना भी, ये लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह इनको हम देख सकते हैं। एक बार शुरू में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
T/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर T/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर T/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कॉस वाला फॉर्मूला जब x का है तो टाइम 0 पे x a होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उस समय 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। उसी तरह कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होता है टाइम 0 पे, Q इक्वल्स टू Q नॉट cos ओमेगा t होने पर, और इंडक्टर वाला 0। बाद में हम देखते हैं, और यहाँ पर हम देखा करते थे हाफ mv² प्लस हाफ kx², ये हो जाता था हाफ ka², या ये हो जाता था हाफ mvmax²। उसी तरह यहाँ भी देखते थे q²/2c प्लस हाफ li², ये हो जाता था q0²/2c मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक, या हाफ li0² मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर। एनर्जी वाले रिलेशन भी देख रहे हैं। और चूंकि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये ऑसिलेशन आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा। जैसे एसएचएम आइडियल आपने पढ़ा अभी तक, वैसे ही एलसी ऑसिलेशन भी इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा। यदि रेजिस्टेंस होता तो सोचो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन में यदि रेजिस्टेंस होता, मान लो पानी के भीतर ऑसिलेशन होता और विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ वाला आ जाता, तो ऑसिलेशन वहां पर टर्म हम यूज कर देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आगे उसे देखते हैं अगले पेज।